हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन के इस कोर्स में और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। आज हमको देखना है वेरिएबल्स इन पाइथन। दोस्तों, पाइथन की शुरुआत एक्चुअल में इस लेसन से हो रही है, क्योंकि इसके पहले तक हम लोगों ने बहुत बेसिक फंडामेंटल बातें करी हैं, लेकिन पाइथन लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। आज इस लेक्चर से हम पाइथन के वो इंग्रेडिएंट्स पढ़ने जा रहे हैं जिसके बाद हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर पाएंगे। तो हमको पढ़ना है वेरिएबल्स। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कई सारे लोगों ने पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो सकती है, लेकिन फिर भी ये कोर्स उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने आज तक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है। तो पाइथन उनकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बनाना कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये एक डेफिनेशन से क्लियर नहीं होगा। तो हमें इसको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर करना होगा कि वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है या कोई भी कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग का क्या होता है, क्योंकि ये हो सकता है आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो डोंट वरी, यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमैटिकली एक एक चीज बताऊंगा, जिससे कि अगर आप पहली बार भी कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। आज के जो टॉपिक्स हैं, हमें सबसे पहले समझना है आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, फिर हमें समझना है वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, नेमिंग रूल्स क्या है, डायनेमिकली टाइप्ड इसका क्या मतलब है, यहाँ मेमोरी का कॉन्सेप्ट जिसकी हम डीप डाइव करने वाले हैं, ये सब कुछ आज के लेसन में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर यानी स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइंग यूनिट इन द प्रोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, आप हिंदी में, इंग्लिश में या किसी भी भाषा में जो भी कुछ लिखते पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं। हर एक शब्द वो चीज है जिसका कोई अर्थ निकलता है, यानी शब्द किसी भी भाषा में लिखी हुई वो सबसे छोटी इकाई है जिसका कोई अर्थ है, सबसे छोटी चीज जिसका कुछ मीनिंग है। तो आप इमेजिन करिए कि आप जब एक प्रोग्राम लिखते हैं पाइथन लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में, तो उसमें बहुत सारे शब्द लिख रहे होते हैं। एक एक शब्द क्या है, मैं अक्षर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शब्द की बात कर रहा हूँ, मैं लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्फाबेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्ड की बात कर रहा हूँ। तो एक एक शब्द जो आप अपने प्रोग्राम में लिख रहे हैं जिसका कोई अर्थ है, वो आइडेंटिफायर कहलाता है। आइडेंटिफायर बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि आप अपने प्रोग्राम में जो बहुत सारे शब्द लिख रहे हैं उनके अलग अलग पर्पस हैं, उनका कुछ मीनिंग है और उनको कुछ कैटेगरी में हमने डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि कुछ शब्द हैं उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, कुछ शब्द हैं उनको हम डेटा टाइप्स बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं, पैकेजेस बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। यानी इन शब्दों को भी कैटेगराइज किया गया है उनके यूजेज के आधार पर, लेकिन ये सभी आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। तो आइडेंटिफायर क्या हुआ, स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइंग यूनिट इन द प्रोग्राम। शब्द कई प्रकार के हो सकते हैं, वेरिएबल उनमें से एक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। आज का हमारा पूरा लेक्चर वेरिएबल पर ही फोकस्ड है और वेरिएबल बड़ी ही इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जरूरी नहीं कि आप पाइथन पढ़ रहे हैं इसलिए आपको वेरिएबल्स का मतलब पता होना चाहिए। आप कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है। तो एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको सभी जगह समझ में आ जाएगा। तो यदि आपने इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है और वहां वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी वही मतलब है वेरिएबल का। लेकिन फिर भी हो सकता है कि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें पता चलें जो कि आपने पहले कभी नहीं सुनी है, तो इसलिए ध्यान से देखिए। वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स आर नथिंग बट रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशंस टू स्टोर वैल्यूज। This means that when you create a variable, you reserve some space in memory. तो वेरिएबल क्या है, चलिए इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली चीजों को समझते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कोई भी प्रोग्राम हम बनाते क्यों। प्रोग्राम इसलिए बनाते हैं ताकि हम डेटा की प्रोसेसिंग कर सकें। प्रोग्राम का रीजन क्या है, डेटा की प्रोसेसिंग करना। अब डेटा प्रोसेसिंग मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास कुछ डेटा है, लेट्स से 3 और 5, और मैं ये चाहता हूं कि इस डेटा को प्रोसेस करके आप कुछ रिजल्ट निकालें। कैसा प्रोसेस कर दें, जैसे मान लीजिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाल दें, रिजल्ट हो जाएगा 15। तो आपने कुछ तो ऐसा किया जिसमें कि ये डेटा गया और ये 15 निकल के आ गया। दिस इज समथिंग कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। हो सकता है कि आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, साधारण ब्याज, तो आपने कुछ प्रिंसिपल अमाउंट लेके रखा हुआ है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके रखा हुआ है, कुछ टाइम है। अब आप बोलते हो कि इससे मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो जो भी सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा वही डेटा प्रोसेसिंग का रिजल्ट होगा। तो डेटा प्रोसेसिंग यानी डेटा की, जो भी आपको डेटा मिल रहा है उसकी प्रोसेसिंग करना जिससे कुछ रिजल्ट आए। तो हर प्रोग्राम को जिसको हम बनाते हैं उसका बहुत ही बेसिक मकसद होता है डेटा को प्रोसेस करना। अब जब हम बात कर रहे हैं डेटा को प्रोसेस करने की, तो ये डेटा जिसको हमें प्रोसेस करना है अपने प्रोग्राम में, उसको हमें मेमोरी में कहीं स्टोर करना होगा। आप जानते हैं आपके कंप्यूटर में एक होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बड़ी इंपॉर्टेंट मेमोरी है, इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं। आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क भी है या कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज है। आपके कंप्यूटर में एक प्रोसेसर भी होता है जिसको आप कई बार सीपीयू भी बोलते हैं। प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में सबसे
इंपॉर्टेंट प्राइमरी रिसोर्स होता है जो हर तरह का कैलकुलेशन करने के लिए जिम्मेदार है। इसी में ALU होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो बेसिकली एक सर्किट है जो हर तरह का कैलकुलेशन करने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन ये कैलकुलेशन जब करेगा तो इसे कैसे पता कि कब क्या करना है? इसके लिए शुरुआत ऐसी होती है कि हम बनाते हैं कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में है, मतलब कि वो सेकेंडरी स्टोरेज में कहीं सेव है। अब जब हम उसको चलाते हैं, ये हो सकता है पाइथन में बना हो सकता है किसी और लैंग्वेज में बना हो। जब हम इसको रन करते हैं सबसे पहले वो रैम में आता है। यानी कोई भी प्रोग्राम जब आप रन करते हैं वो सबसे पहले रैम में लोड होता है। बिना रैम में आए वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। इसीलिए तो रैम को हम प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये जो रैम है ये प्रोसेसर से डायरेक्टली कनेक्टेड है और कुछ और भी हार्डवेयर के स्पेसिफिकेशन वाले रीजंस हैं जिसके कारण हम कहते हैं कि ये रैम का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। कई तरह की मेमोरी होते हैं, अब ये हार्डवेयर वाली बात है, ये हम ज्यादा अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के लिए। तो रैम के अंदर ये प्रोग्राम आ गया है और इस प्रोग्राम को रन होने के लिए कुछ मेमोरी रैम के अंदर मिल जाएगी। ऑब्वियसली आपके कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ये सारा मसला टेक केयर करता है। अब हमारे इस प्रोग्राम के अंदर क्या है, बहुत सारी लाइंस हमने लिखी हुई हैं जिसको हम कोडिंग बोलते हैं या बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। तो हम अपने प्रोग्राम में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं और ये इंस्ट्रक्शन एक एक करके कहाँ जाती है, प्रोसेसर के पास, और प्रोसेसर एक एक इंस्ट्रक्शन में जो भी निर्देश लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करता है विद द हेल्प ऑफ ALU। यानी ALU को कैसे पता चलता है कि कब उसे क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो एक प्रोग्राम बेसिकली है क्या? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये करो फिर ये करो फिर ये करो। यानी जो भी डेटा को आपको प्रोसेस करना है उसके लिए कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होंगी, वही तो यहाँ लिखी हुई है। ये डेटा प्रोसेसिंग के लिए जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, इनको डेटा भी तो चाहिए प्रोसेस करने के लिए। यानी यहाँ पर अगर लिखा है कि 2 नंबर्स को ऐड कर दो, तो किन 2 नंबर्स को ऐड कर दो? तो हमारे प्रोग्राम को जो मेमोरी मिली है उसी के अंदर कुछ मेमोरी हमें चाहिए हमारे डेटा को रखने के लिए। जैसे ये 3 और 5 थे, तो 3 और 5 को रखने के लिए हमें क्या चाहिए? जगह चाहिए। अब ये जो जगह है जिसमें हम ये 3 और 5 रखेंगे, ये जगह इस मेमोरी में कहाँ है? ये तो कहीं भी हो सकती है, कहीं पर भी मिली है, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो फिर अगर हमें ये कहना है कि इन दोनों में रखी वैल्यू को ऐड कर दो, तो ये हम बोलेंगे कैसे? क्योंकि इस जगह को हम देख तो पा नहीं रहे, हमें कैसे मालूम कि वो वैल्यू जिसको हमें ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है वो कहाँ रखी हुई है? इसके लिए जरूरी होता है कि इनको किसी तरीके से रेफर किया जा सके, यानी इनके बारे में बात की जा सके। इसीलिए इनका कुछ नाम रखा जाता है ताकि हम इनको रेफर कर सकें, और वो जो नाम हम रखते हैं उसी को हम बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल्स बेसिकली क्या है? वेरिएबल नाम है जो जरिया है मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करने का। वेरिएबल्स को आप एक पिजन होल या एक कंटेनर की तरह इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक कंटेनर है और इसमें मैंने रख दिया 3, ये दूसरा कंटेनर है, इसमें मैंने रख दिया 5। तो ये जो कंटेनर है इसको पहचान के लिए हमने कुछ नाम दिया। सपोज करिए x, इसको नाम दे दिया y। तो x क्या है? एक वेरिएबल। y क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल नाम है जो कि किसी मेमोरी लोकेशन को रेफर करते हैं, जिससे कि हम उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा तो मैं सिंपली लिखूंगा x इंटू वाई। ऐसा लिखने से क्या होगा? x जिस जगह को रेफर कर रहा है, y जिस जगह को रेफर कर रहा है, उन जगहों पे रखे हुए डेटा का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि वेरिएबल क्या है और क्यों इसका कॉन्सेप्ट है। अब सीधी सी बात है, ये हमको डिसाइड करना होता है हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि हमें मालूम है हमें डेटा प्रोसेसिंग में करना क्या है। हमें मल्टीप्लिकेशन करना है या सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है या फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है या एलसीएम निकालना है, क्या करना है ये तो हमको मालूम है। तो हमें मालूम है कि कितने डेटा की जरूरत पड़ेगी डेटा प्रोसेसिंग में। तो जितने डेटा की जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम तय करेंगे कि कितने वेरिएबल्स हमारे प्रोग्राम में होने चाहिए। फिर जब हम ये तय कर रहे हैं कि कितने वेरिएबल्स होने चाहिए, ये भी हमको ही तय करना है कि उनके नाम क्या रखने हैं, वो x और y हो या कुछ और नाम हो उनका। तो इस प्रकार से एज अ प्रोग्रामर जब हमारे को ये समझ में आ जाएगा कि हमें प्रोग्राम में कितने डेटा को हैंडल करना है, तो हम समझ लेंगे कितने वेरिएबल्स बनाने हैं और हम कुछ उनका नाम भी सोच लेंगे। तो आई होप अब आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि वेरिएबल क्या है और क्यों है। तो अब जो बात यहाँ लिखी है वो आपको समझ में आ रही होगी। सबसे पहले लिखा हुआ है वेरिएबल्स आर नथिंग बट रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशंस, यानी जो रैम में हमारे प्रोग्राम को मेमोरी मिली थी उसमें से कुछ जगह हमने रिजर्व कर ली है कि भाई यहाँ ये है वो कंटेनर, ये वो जगह जहां पे मैं डेटा रखूंगा, और उस जगह को हमने कुछ पहचान के लिए नाम देके रखा हुआ है। अब जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस दौरान वेरिएबल को हम बार बार एक्सेस करते हैं क्योंकि हमें उसमें रखे डेटा से मतलब है, और कई बार हम इस वेरिएबल में वैल्यू चेंज भी कर देते हैं। इसीलिए तो हम इसको वेरिएबल बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसको हम
प्राइस नाम से रेफर कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमने रखा हुआ है 100, जैसे ये है प्राइस नाम का वेरिएबल और इसमें हमने रख दिया 100। अब हम क्या चाहते हैं कि प्राइस की वैल्यू चेंज कर दी जाए, यानी हम चाहते हैं कि प्राइस की वैल्यू को 10 बढ़ा दिया जाए या 10 रुपए बढ़ा दिया जाए। तो प्राइस की जो वैल्यू है वो हो जाएगी प्राइस की पुरानी वैल्यू में +10। तो इस तरीके से प्राइस की नई वैल्यू कितनी हो गई, अब 100 नहीं है, 110 यानी 110 है। तो ये जो वेरिएबल ये तो एक मेमोरी लोकेशन है ना, उसी मेमोरी लोकेशन में डेटा अब चेंज हो गया। अब उसमें 100 नहीं है, यानी इस लाइन तक प्राइस वेरिएबल के अंदर 100 रखा हुआ था, लेकिन इस लाइन के चलने से प्राइस वेरिएबल में 110 आ गया। तो इसके ऑनवर्ड्स किसी भी लाइन में अगर मैं प्राइस वेरिएबल को एक्सेस करूंगा, उसकी बात करूंगा, तो उसका मतलब होगा 110 ना कि 100। तो वेरिएबल का नेचर ही ऐसा होता है कि उसकी वैल्यू वेरी कर सकते हैं। आप इसको ऐसे समझे कि जैसे आपके पास एक ग्लास है और ग्लास के अंदर आपने कुछ रखा हुआ है। अब आप उसमें हटा के कुछ और रख देंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो गई ना, पर ग्लास तो ग्लास ही रहेगा, उसके अंदर का कंटेंट बदल रहा है। तो ग्लास क्या हुआ, वेरिएबल। अब हम बात करते हैं वेरिएबल के डिक्लेरेशन की। ये बात अगर आपने पहले कोई लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो जल्दी समझ में आएगी, अगर नहीं पढ़ी हुई तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। जैसे कि C++, जावा जैसी लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज आपने पढ़ी है तो ये स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस थी, जबकि पाइथन थोड़ी सी अलग है। इसीलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इससे पहले लैंग्वेजेस पढ़ रखी हैं और जो ये सोच रहे थे इस लेक्चर को देख के कि अरे यहाँ पे हमें वेरिएबल पढ़ने की क्या जरूरत है, हमें तो मालूम है वेरिएबल क्या होता है। ऑफ कोर्स आपको मालूम है वेरिएबल क्या होता है, लेकिन वेरिएबल का डिक्लेरेशन वाली जो बात है ये आपके लिए नई हो सकती है। जैसे हम C++, जावा जैसी लैंग्वेज में कोई वेरिएबल बनाते थे तो हम बकायदा उसका डिक्लेरेशन करते थे। कैसे उसका डिक्लेरेशन करते थे एक बार याद दिलाऊं। जैसे ये बात C++, जावा जैसी लैंग्वेज में सब में कॉमन है। हम कोई वेरिएबल बनाते थे, हम लिखते थे पहले डेटा टाइप, हमने लिखा इंट, हमने लिख दिया x। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स बनाते थे, या हम लिखते हैं फ्लोट y। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स बनाते थे। इनको बोलते थे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स। हम वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन कर रहे हैं, यानी हम अपने प्रोग्राम में एक नया शब्द x, नया शब्द y इस्तेमाल करने जा रहे हैं और आगे की लाइंस में कहीं पर भी x लिखेंगे, y लिखेंगे, तो कंपाइलर को दिक्कत ना हो ये समझने में कि भाई x क्या है, y क्या है। तो हम पहले ही एडवांस में डिक्लेयर कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, और हम उसका कुछ टाइप भी मेंशन कर रहे हैं। अब जो लोग पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि ये टाइप क्या होता है। देखिए टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइप से ये पता चलता है कि ये मेमोरी में कितनी बड़ी जगह होगी, यानी x जिसको आप बोल रहे हैं वो कितनी बड़ी जगह है, उसमें डेटा किस नेचर का स्टोर होगा। हम अगले लेसन में ये देखने वाले हैं कि डेटा कितने प्रकार का होता है पाइथन में, लेकिन नॉर्मली आप समझ लीजिएगा कि डेटा जैसे आपकी एज है 15, तो ये एक डेटा है। आपका नाम है अमित, तो ये एक डेटा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता ये डेटा दोनों अलग अलग तरह का है? ये एक नंबर है, जबकि नाम एक नंबर नहीं है। आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं पर दो नाम को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब नेचर ऑफ डेटा डिफरेंट है। तो ऐसे डेटा कई प्रकार का होता होगा। तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल में किस नेचर का डेटा रखा जा सकता है उसमें भी लिमिटेशंस थी। यानी आप C++ जैसी लैंग्वेज में पहले डेटा टाइप बताते थे, जिससे ये तय हो जाता था कि इस वेरिएबल के अंदर किस प्रकार का डेटा रख सकते हैं। यानी अगर x int टाइप का वेरिएबल था तो उसमें आप नंबर तो रख सकते हैं पर नाम नहीं रख सकते। तो ये बात C++, जावा जैसी लैंग्वेजेस में लागू होती थी। इसलिए हम बोलते थे कि C++, जावा स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस है, यानी उनके अंदर वेरिएबल्स का टाइप पहले से पता होना जरूरी है। लेकिन पाइथन की कहानी थोड़ी सी अलग है। पाइथन में वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन नहीं करना पड़ता। इनफैक्ट ये जो इंट, फ्लोट जैसे टाइप है, डेटा टाइप यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन ये टाइप आपको लिखने नहीं पड़ते। आप सीधे वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी पाइथन में आप क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे x और जो वैल्यू आपको उसमें रखनी है वो आप रख दीजिए। ऑब्वियस सी बात है कि जब आपको वैल्यू रखनी होगी तभी आप वेरिएबल बनाओगे। यानी आपको पहले से एडवांस में वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं। वेरिएबल बनाने का कोई अलग तरीका भी नहीं है, आप सीधे उसको यूज कर सकते। आपने कहा मुझे y में रखना है 3.5, दैट्स इट, आपने ऐसा लिख दिया। अब C++, जावा जैसी लैंग्वेज हर लाइन के एंड में सेमीकोलन लगाना होता था, वैसा यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। आप सेमीकोलन लगा भी देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ कोई सेमीकोलन लगाना जरूरी नहीं है। यहाँ पे फिजिकली आपने लाइन चेंज कर दी, दैट मीन्स लाइन चेंज हो गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप वेरिएबल डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कोई डेटा टाइप की जरूरत नहीं होती लिखने की। तो फिर ये कैसे तय होगा कि x को कितनी मेमोरी मिलेगी, y को कितनी मेमोरी मिलेगी? ये तय होता है डायनेमिकली, यानी जैसी वैल्यू आप उसके अंदर रख रहे हैं इस पर निर्भर करेगा कि उसका टाइप क्या है। जैसे आपने 5 रखा है तो x इंट टाइप का है, आपने 3.5 रखा है तो y फ्लोट टाइप का है। इसका मतलब वैल्यू के आधार पर यह तय हो जाता है कि टाइप क्या होगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है।
आपको वेरिएबल सीधे यूज करने की परमिशन है, आप सीधे वेरिएबल को यूज करें, आपने जो भी नाम उसका सोचा है वो नाम लिखें और यूज करें, अलग से कोई डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जब आप नाम रख रहे हैं तो आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी किसी भी वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रखते हैं, लेकिन नियम यह है कि आप उसमें अल्फाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर के अलावा और कोई सिंबल यूज नहीं कर सकते। अल्फाबेट आपको मालूम है ए से जेड तक लेटर्स हैं, आप कैपिटल में भी यूज कर सकते हैं और स्मॉल में भी यूज कर सकते हैं। डिजिट 0 से 9 तक होती हैं डिजिट्स, ये भी आपको मालूम है। अंडरस्कोर भी किसी वेरिएबल के नाम में हो सकता है, लेकिन इसके अलावा, इन तीनों के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं किया जा सकता। वेरिएबल का नाम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, अंडरस्कोर से हो सकता है स्टार्ट, अल्फाबेट से हो सकता है, और पहला लेटर के बाद फिर डिजिट आ सकता है, पर फर्स्ट लेटर कभी डिजिट नहीं होगा। वेरिएबल्स के नाम केस सेंसिटिव होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपने किसी वेरिएबल का नाम रखा है एक्स स्मॉल लेटर में और किसी वेरिएबल का नाम रखा है कैपिटल एक्स, तो ये दो अलग अलग वेरिएबल्स माने जाएंगे, क्योंकि एक स्मॉल केस में है, एक अपर केस में है, तो ये केस सेंसिटिव है। कीवर्ड्स जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, अगले लेसन में हम देखेंगे कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स वो शब्द होते हैं जिनका पहले से अर्थ तय है, इनको रिजर्व्ड वर्ड्स भी हम बोलते हैं। तो कोई भी वेरिएबल का नाम आप जो चाहे रखें, पर जो कीवर्ड्स मैं आपको बताऊंगा अपने अगले लेसन में, उनमें से कोई भी शब्द वेरिएबल नेम के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता। वेरिएबल्स जो हैं पाइथन में वो डायनेमिकली टाइप्ड है। चलिए पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं डायनेमिकली टाइप्ड को समझने से पहले कि आखिर वेरिएबल के नाम क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला किसी वेरिएबल का नाम एक्स है, बिल्कुल सही है। मैंने कहा किसी वेरिएबल का नाम है अंडरस्कोर एक्स, ये भी सही है। कैपिटल एक्स, ये भी सही है। A12, ये भी सही है। 2A, नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें पहला लेटर डिजिट आ रहा है। अगर आपने कहा किसी वेरिएबल का नाम रख दें x.y, नहीं ये अलाउड नहीं है, क्योंकि डॉट अलाउड नहीं है। आपने सोचा किसी वेरिएबल का नाम रख लें s_i, नहीं ये अलाउड नहीं है, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, वो भी अलाउड नहीं है। आप अल्फाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर के अलावा और कोई सिंबल यूज नहीं कर सकते। A2_3_B, यस सही है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते। अगर मैंने लिखा x-1 हाइफन साइन, माइनस साइन, नहीं ये अलाउड नहीं है, क्योंकि ना तो ये अल्फाबेट है, ना डिजिट है, ना अंडरस्कोर। अंडरस्कोर थोड़ा नीचे बनेगा, ठीक है, तो ये अलाउड है, हाइफन अलाउड नहीं है।